नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास ले रहा हूं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पिछले 6-7 दिनों से पढ़ा रहा हूं। 6 लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपके 6 लेक्चर आपके 1 बाय 1 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आज ये आपका 7वां लेक्चर है जिसमें हम सब लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे और फोर्स सिस्टम के बारे में और डिटेल में जानेंगे। बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या मीनिंग होता है फोर्स को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इफेक्ट डालेगा, ये सब चीजें हम सब लोग बेसिकली पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि हम सब लोग थोड़े से आगे बढ़ते हुए और भी चीजों को शानदार तरीके से सीखेंगे कि अब फोर्स को कैसे रिजॉल्व करें। रिजॉल्व करने से फायदा और नुकसान क्या है? भाई किसी एक फोर्स को किसी दो अलग अलग डायरेक्शन में रिजॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्वेश्चन यहाँ पर जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप थोड़ा सा सोचें, क्यों ऐसा आप कर देते हैं जब आपकी मर्जी होती। जैसे एक बोट है आपका, एक बोट है और ये नदी में है। अब देखिए नदी आपकी वर्टिकल नहीं होती, ये बोट हॉरिजॉन्टल समझ लीजिए और ऐसे ही पानी में बोट बह रहा है। पर अब बोट पर तो ऐसे ही दिखाएंगे हम। तो ये आपका बोट है और ये नदी है और हॉरिजॉन्टल नदी बह रही है। अब कोई मान लीजिए कि इस रस्सी से ऐसे खींचे, कोई इधर रस्सी से खींचे, दो लोग मिलके खींचे और हम इंटेंशनली ये चाहते हैं, इंटेंशनली हम ये चाहते हैं कि ये आगे की तरफ मूव करे। तो आप क्या चाहेंगे कि इसका जो वर्टिकल हो एक दूसरे को क्या कर दे, नलीफाई कर दे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और इसका हॉरिजॉन्टल मिलके इसको आगे बढ़ा दे। इस फोर्स का आपने दो कंपोनेंट लिया, क्यों दो किया? तो हम इसको इंटेंशनली आगे ले जाना चाहते हैं। इस बोट को हम इंटेंशनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये हमारे पास आए, हम ये नहीं चाहते कि उसके पास जाए और ऐसे रस्सी द्वारा खींचा जाए। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल दोनों का सम अप करके आगे की तरफ बोट को मूव करा देगा। पर इस बात को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि फोर्स को क्या दो अलग अलग डायरेक्शंस में हम ब्रेक कर सकते हैं। फोर्स को क्या इस वाले फोर्स को मान लीजिए F1 हो तो इस F1 का इधर का कंपोनेंट और इस F1 का इधर का कंपोनेंट हम निकाल पाएंगे? इधर का कंपोनेंट और इधर का कंपोनेंट क्या हम निकाल पाएंगे? तो इसी पर हम लोग बातें करते हैं, किसी एक बल को किन्हीं दो डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट करना, किसी एक फोर्स को दो डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना। तो कल इस पर बात भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी और हमने आपको डेरिवेशन भी दिया था कि मान लीजिए कोई एक एफ फोर्स है और इधर ये एंगल अल्फा है और इधर ये एंगल बीटा है। तो किन्हीं दो एंगल्स पर आप इसको किन्हीं दो डायरेक्शंस में ब्रेक करना चाहते हैं। तो ये होगा एफ अपॉन साइन टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा इनटू यहां पर होगा साइन अपना नहीं बीटा और ये कंपोनेंट आएगा एफ अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, ये तो रहेगा ही रहेगा, इनटू साइन अल्फा। बात समझ में आई? तो ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हमने आपको डिटेल में इसको कराया है कि फोर्स को किन्हीं दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना। और एक बात ध्यान रखिएगा, किसी एक फोर्स को किन्हीं दो डायरेक्शन में आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। एक बात हमने और आपको बताई होगी, किसी एक फोर्स को किन्हीं दो डायरेक्शन में इनफाइनाइट तरीके से, इनफाइनाइट मैनर से आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी दो एंगल्स पर आप उसको वियोजित कर सकते हैं। पर एक स्पेशल वर्ड आया, कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट और रेजोल्यूशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेजोल्यूशन एक जनरल बात कह रहा है कि किसी एक फोर्स को, किसी एक वेक्टर को किन्हीं दो डायरेक्शंस में कैसे रिजॉल्व किया जाए।
किन्हीं दो डायरेक्शन अल्फा बीटा एंगल दिया गया, रिजॉल्व कर लिए। पर एक दूसरा टर्मिनोलॉजी आया कंपोनेंट, और जब कंपोनेंट वर्ड आ जाएगा तो ध्यान रखिए किसी एक फोर्स को, किसी एक फोर्स को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना, किसी एक फोर्स को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना ही कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कहलाता है। तो फोर्स आपका नहीं, किसी एक फोर्स को किन्हीं दो परपेंडिकुलर, देखिए इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं, फिर बाद में हम ड्राइंग से भी आपको कराएंगे, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे एक फोर्स है, कोई एफ फोर्स है, इसको हमने कहा कि किन्हीं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एक दूसरे से कोई संबंध होता नहीं है। अब अगर ये एंगल थीटा हो तो यहां पर इस एंगल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये एंगल बाय डिफॉल्ट 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि आपका आपका टोटल एंगल 90 है। तो अगर आप यहां पर इसका मान निकालना चाहें, आप रेजोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से निकालना चाहें, तो एफ अपान साइन थीट 90 हो जाएगा टोटल एंगल, टोटल ये एंगल और ये एंगल, और इनटू यहां पर क्या लिखोगे, साइन अपना की दूसरे वाले का 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 तो 1 होता है, ये एक्चुअल में आ जाएगा एफ कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। और अगर हम इसका मान पूछें, अगर हम आपसे ये मान पूछें तो आप कहोगे एफ अपान साइन 90, ये तो रहेगा ही रहेगा, इनटू उसका, और वो क्या है, थीटा। तो ये आ जाएगा आपका एफ साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा, और ये बात तब आएगी जब किसी एक फोर्स को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना चाहेंगे। तो ये आपका एफ अगर है तो ये होगा एफ कॉस थीटा, और ये होगा एफ साइन थीटा। ये ध्यान रखिएगा, किसी एक फोर्स को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो जो एंगल के पास होगा वो कॉस थीटा होगा, और जो एंगल से दूर होगा वो साइन थीटा होगा। जो पास है वो क्या है, कॉस है, किसके पास है, जो एंगल दिया गया है वो। इसी में अगर आपको ये एंगल दे दिया जाए, अगर आपको ये एंगल थीटा दे दिया जाए और ये एफ हो, तो ध्यान रखिए ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला आपका एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। बात समझ में आ रही? तो ये एफ है और इधर एफ साइन थीटा, उधर एफ कॉस थीटा। क्लियर हो गई ना बात? बात एकदम समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए भाई, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी किसी भी वेक्टर को, मान लीजिए वेक्टर इन द सेंस कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन कुछ भी हो, अगर मान लीजिए ये कोई एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे कहा गया ये आपका 15 डिग्री है, तो आप इन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसको रिजॉल्व करिए। तो आप इसको लिखेंगे 3 cos 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपका होगा 3 sin 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो पास है वो कॉस है, जो दूर है वो साइन है। ये बात ध्यान रखिए, बात तब आपकी सामने आएगी जब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करने को ही कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कहते हैं या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा। तो ये आप क्लियर हो भी गए होंगे कि हम दोनों के बीच का एंगल अगर 90 हो तो जो पास है वो कॉस है, जो दूर है वो साइन है। हमेशा के लिए ये बात ध्यान रखिएगा। एक और दूसरे तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं, मान लीजिए ये फोर्स आपका एफ है और आपका टारगेट है कि इसको दो 90 डिग्री के आप टर्म्स में इसको रिजॉल्व करें। तो मान लीजिए एक कोई एंगल थीटा पर रिजॉल्व करना है और एक एंगल इधर, और ये मान F1 है और ये मान F2 है।
यही दोनों निकालना है, F1 और F2 निकालना है। तो आप खुद ही कहोगे गुरुजी कि F1 और F2 का योगफल, F1 और F2 का योगफल F आए तब तो हम कह सकते हैं, F1 F2 का योगफल अगर F आए तो हम कह सकते हैं कि गुरुजी F जो है वो F1 F2 के इक्विवेलेंट है। अब देखिए F1, अब यहां से एंगल लेकर देखें, ग्लास दे दीजिएगा, ठीक है, पानी के साथ। यहाँ पर F1 है और ये एंगल क्या है, थीटा। F1 से F का एंगल क्या था, थीटा। तो हम कहेंगे F जो है, पहले तो आप इसको रिजॉल्व करना सीख चुके हैं, जो पास है वो कॉस है और जो दूर है वो साइन है। रेजोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से हमने आपको प्रूव भी कर दिया, लेकिन एक बेसिक तरीके से समझे कि F को F1 F2 में ब्रेक किया जा सकता है अगर F1 और F2 का योगफल, F1 और F2 का समेशन जो F के इक्विवेलेंट हो, F1 F2 का योगफल क्या हो, F के इक्विवेलेंट हो, तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी F1 F2 जो है वो F के इक्विवेलेंट है। F1 F2 है वो क्या है, F के इक्विवेलेंट है। पूरी बात समझ में आ रही है ना। तो अब हमने कहा कि F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 एक के हेड पर, किसी एक वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे के टेल को मिलाया। अब दोनों जुड़े और फर्स्ट वाले के टेल से सेकेंड वाले के हेड को मिलाने लाइन ही इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। और अगर ये F हो तब हम कह सकते हैं कि F1 F2 F के इक्विवेलेंट है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री। अब यहां अगर समकोण त्रिभुज है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें गारंटीड है, 100% है कि आप साइन और कॉस आसानी से लगा सकते हैं। और साइन कॉस जो आपका है साइन थीटा, अगर इसी में हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर इज द क्या होगा, हमेशा एंगल के फ्रंट वाला होगा और हाइपोटेनस 90 के सामने। तो ये F, तो यहां से F2 जो आएगा, F2 विल कम आउट F sin थीटा, F2 विल कम आउट F sin थीटा। ओके, अगला अगर हम यहां से देखें तो cos थीटा जो आएगा, cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू आधार, आधार मीन्स F1 अपॉन F, देन F1 इक्वल टू F cos थीटा। तो ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं कि जब आप राइट एंगल ट्रायंगल्स में ब्रेक करेंगे, जब आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल में दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये गारंटी है कि एक आपका F sin थीटा होगा और एक F cos थीटा होगा। ठीक है, F sin थीटा कौन होगा, जो पास है वो क्या होगा, cos है, जो पास है वो cos है और जो दूर है वो साइन है। जो पास है वो cos है और जो दूर है वो क्या है, साइन है। अब तो याद रहेगा ना। अब हमारे ख्याल से आप सब लोग हमेशा के लिए इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगर कभी भी कोई बात आए, कभी भी ऐसी कोई बात आ जाए कि कोई एक फोर्स इधर है और गुरुजी इसको 30 डिग्री और इसको 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री पर ब्रेक करिए, तो अगर ये 10 न्यूटन है तो ये कंपोनेंट होगा 10 cos 30 न्यूटन और ये कंपोनेंट होगा 10 sin 30 न्यूटन। बहुत जरूरी होता है 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसका इस डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इस डायरेक्शन का फोर्स का इस डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ध्यान रखिएगा, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशंस क्या है कि किसी एक वेक्टर को, किसी एक फोर्स को, अब फोर्स की बात चल रही क्योंकि हम सब लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जनरल सेंस में आप बोल सकते हैं किसी एक वेक्टर को दो अलग अलग डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना, ब्रेक करना ही रेजोल्यूशन कहलाता है।
और रेजोल्यूशन इस तरह से ब्रेक करिए कि उन दोनों का इक्विवेलेंट उस सिंगल वेक्टर के इक्विवेलेंट हो, सिंगल उन दोनों का इफेक्ट जो हो सिंगल वेक्टर के इफेक्ट के बराबर हो। बात समझ में आ रही? ऐसे फिर हम सब लोगों ने देखा कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या था। तो किन्हीं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना क्या है? कंपोनेंट। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक खास बात आती है, जो पास होता है वो कॉस होता है और जो दूर होता है वो साइन होता है। ये बहुत खास बात आ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो और आगे हम सब लोग बढ़े और चीजों को अच्छे से देखते हैं। क्लास आपका 7 चल रहा है, 6 नंबर ऑफ क्लास हम सब लोग ने कर रखा है। रेगुलर क्लासेस आप करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लास 7 ये आपका चल रहा है, चैप्टर 1 है। और उसके बाद हमने आपको रेजोल्यूशन करने की जरूरत को बताया कि क्यों जरूरी है, और किसी भी वेक्टर को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। एक ही है कंपोनेंट ऑफ फोर्स, component of force. So the process of breaking the force, the process of breaking the force, फोर्स को ब्रेक करना, करने का प्रक्रम, प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये आप मार्क रखिएगा, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स व्हिच आर इक्विवेलेंट टू द गिवन फोर्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। बल का घटक, तो बल का घटक क्या है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में किसी एक फोर्स को ब्रेक करना जो उन्हीं फोर्स के इक्विवेलेंट हो, क्या कहलाता है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स। जैसे एक फोर्स इस ब्लॉक पर लगा ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा था थीटा एंगल, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ इस एफ का होगा और कुछ क्या होगा? वर्टिकल होगा। अगर ये आपका फोर्स एफ है और ये एंगल थीटा है, अगर ये फोर्स एफ है और ये एंगल थीटा है, तो ये होगा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा। यहां पर अगर हम देखें तो एफ एक्स जो आएगा, जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा? एफ कॉस थीटा, क्योंकि एंगल इसी के पास है। ऐसे एफ वाई की अगर हम बात करें तो एफ वाई जो होगा वो एफ साइन थीटा होगा। एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। क्लियर हो गया ना? तो क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फोर्स इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट which are equivalent to the given force is called rectangular component of force। इस पे डिटेलिंग की बात हो गई। अब थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आप वेक्टर पढ़ने की बात कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत किए कि हम वेक्टर पढ़ेंगे, तो ये बात जरूर है, आप ध्यान रखिएगा कि आपको साइन कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। और वही बात हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको पहले से आता भी है। आपको ये सारी चीजें पहले से आती हैं, लेकिन इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं कि एक रिवाइज रहे, एक चीजें आपको फिर से समझदारी आती रहे। पर आपको ये पहले से आता है, कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई बात भी नहीं है, ये सारा डिटेल आपको अच्छे से आ रहा है। क्लियर? बात समझ में आ रही? लेकिन देखिए, कोई भी बात कभी भी आप पढ़ाई करें, एक परसेप्शन की बात है, मानने की बात है। अगर आपने राइट साइड को पॉजिटिव माना तो ठीक है, राइट साइड सही चाहिए, पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड सही चाहिए, क्या है? नेगेटिव है। साइन कन्वेंशन कोई मोहताज नहीं है, आप कोई भी एक पर्टिकुलर रेफरेंस मान के बातें कर सकते, लेकिन जब आप रेफरेंस मान रहे होते हैं और अगर कोई दूसरा दूसरा रेफरेंस मानता है तो आंसर्स बदल जाएंगे। जैसे आप अपने आप को सोचिए कि आप बैठे हुए हैं अपने घर में, आपके घर में भी ढेर सारे लोग हैं, हो सकता है ढेर सारे लोग जो आपके परिवार के ढेर सारे लोग हों वो अलग अलग जगहों पर भी हों। अब आप अपने आप को सोचिए
कि क्या आपकी लोकेशन हर कोई एक ही बात बताएगा? घर का हर एक सदस्य आपको एक ही बात बताएगा? नहीं, एक ही बात को अलग-अलग तरीके से बताए, क्योंकि आप हैं तो एक ही जगह, सर्वशक्तिमान नहीं है। आप प्रेजेंट तो एक ही रूम में हैं, एक ही बेडशीट के अंदर हैं, एक ही बेड पर हैं। जो भी आप जिस अवस्था में हो, आज वैसे भी वैलेंटाइन डे है। आज ये 14 फरवरी को आपका क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। खैर लाइव क्लासेस होती तो हमारी आपकी बातचीत और इस पर रहती। लेकिन ये आपका 14 फ़ेब का 2022 हो गया, 23 का क्लास है। ठीक है? तो आपके 2023 की क्लास चल रही है, तो आप ध्यान रखिए कहीं भी आप हो, किसी भी जगह पर हो, लेकिन हर कोई आपके फैमिली का मेंबर आपकी लोकेशन, कोई कहेगा हमारी राइट साइड है, कोई कहेगा हमारे लेफ्ट साइड है, कोई कहेगा राइट और लेफ्ट के बीच में है। कुछ ऐसा, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कुछ बताएगा। तो एक ही आदमी की लोकेशन जो कि एक ही है, ऐसा नहीं कि बदल रही है। एक पर्टिकुलर जगह ही तो आप होंगे। तो आपकी ही लोकेशन, सबका आंसर अलग है और सब कोई सही है। ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि कोई गलत है। सही सब कोई है। ठीक है? जैसे आप कहीं रास्ता भटक जाते हैं, तो आप किस जगह से पूछ रहे हैं, हर जगह से वो आंसर अलग-अलग होगा। कोई उसी के पास होगा तो भैया इतनी दूर पर ये इस डायरेक्शन में जाओ। कहीं आप दूर पूछे होंगे तो कहेगा इतनी दूरी पर इस डायरेक्शन में है। एक पर्टिकुलर लोकेशन जो कहीं सरक नहीं रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहा है, और हर कोई सही भी बता रहा है। तो हर कोई सही क्यों है, क्वेश्चन है। हर कोई सही यूं है, ये है कि हर किसी का अपना एक रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। हर किसी का अपना क्या है, रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। और जब रेफरेंस पॉइंट बदल जाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टर्म्स का लोकेशन, पोजीशन, सब कुछ बदल जाती है। इसीलिए हम सब लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, और ये आपका कार्टेशियन प्लेन का साइन कन्वेंशन है। हम सब लोग ज्यादातर केसेस में प्लेनर एनालिसिस ही करेंगे। हम क्या करेंगे, प्लेनर एनालिसिस की करेंगे। तो हम इसलिए इसको लेके बहुत परेशान नहीं होना है कि 3D में से ये क्या होंगी। 3D में एक एक्सिस और होगा जो बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, लेकिन हम 3D पढ़ेंगे ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, प्लेन की बात करेंगे। ठीक है? तो आप सब लोग एंजॉय करें पर पढ़ाई जरूर करें। कोई भी किसी प्रकार की समस्या रहे तो आप पांडे सर से भी बात कर सकते हैं, काउंसलर सदस्य से भी बात कर सकते हैं। आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और समुचित समाधान भी किया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। आपको उचित तरीके से जो भी बेहतर शिक्षा दी जा सकती है वो मिलेगी। ठीक है? चलिए, तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को और भी डिटेलिंग करते हैं। साइन कन्वेंशन, देख कोई भी बात अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ये वर्ड आपको समझ में आए कि गुरुजी ये आप क्या बता रहे हो यार, ये बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारा ये है कि हम आपको एक कंप्लीट नॉलेज दे सकें। अगर आपको सच में कुछ नहीं आता तो भी अगर हम कुछ सिखा ले गए, तभी तो हमारी उपयोगिता है, तभी तो हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एबीसीडी से भी शुरू करते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको समझ में आएगी ही आएगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिटेल में हो चुका है। 90 लेक्चर का एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन भी है और थियरी भी है। तो क्वेश्चन थियरी सब कुछ एक के बाद एक बहुत बेहतरीन तरीके से लगा हुआ है। बहुत शानदार सेशन है, सब कुछ आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है? आगे बढ़े। अब साइन कन्वेंशन में क्या है, साइन कन्वेंशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम साइन कन्वेंशन बदल दे, अगर कोई परसेप्शन ही बदल दे तो आंसर्स बदलेंगे, पर कोई फिजिकल चीजें नहीं बदलने वाली।
जो फिजिकली हो रही हैं, जो हैपनिंग फिजिकली हैं, वो होंगी ही होंगी। बस केवल एक बदलाव आएगा कि हर किसी का कहने का लहजा बदल जाएगा। अरे भाई, इसी कान कान तो यही है। डायरेक्ट ऐसे पकड़ा जाए या घुमा के पकड़ा जाए, सही तो अल्टीमेटली है पीछे से कोई कहीं पकड़ ले, कोई आगे से पकड़ ले, कोई दाहिने बाएं कहीं से पकड़ना तो पकड़ना है, कान पकड़ना हो गया। तो हमें लेकिन बात यह है कि हम अपना पहले तय कर लेंगे कि हम कैसे कान पकड़ेंगे। और जब हम तय कर लेंगे तो हम उसी बात पर बंधे रहेंगे, उसी के हिसाब से हम अपने आंसर्स देंगे, उसी के हिसाब से हम सब लोग क्या करेंगे, अपने आंसर्स देंगे। ठीक। तो अब साइन कन्वेंशन शुरू होता है। साइन कन्वेंशन में फर्स्ट आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है कि आप पहले एक्सिस ड्रॉ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका एक्सिस हो गया, ये आपकी एक्सिस हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो एक्सिस दो आपकी एक्सिस, क्योंकि प्लेन है और प्लेन में दो एक्सिस आपकी हो गई। हॉरिजॉन्टल को जनरली एक्स मानते हैं और उसके परपेंडिकुलर को हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। और जो आपका फर्स्ट, ये आपका देखिए, ये जब आप दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, कभी भी दो दो परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे ड्रॉ करिए, तो जो आपका प्लेन है वो चार भागों में बट जाएगा। और चार भागों में ये आपका फर्स्ट हो गया, और ये आपका क्या होगा, सेकेंड, और ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ओवरऑल आपका चार क्वाड्रेंट में ये बट गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, अब इसमें ध्यान रखिए कि एक्सिस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बातें आ गई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बातें आ गई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपका क्षैतिज है, इसमें राइट साइड पॉजिटिव होता है। राइट साइड क्या होगा, अच्छा ये बात, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इधर ही पॉजिटिव माने, पर ये बात होती है कि जब आप इधर पॉजिटिव मानते हैं, जब आप राइट साइड पॉजिटिव मानते तो लेफ्ट साइड बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो जाता है। किसी का मन करे तो वो इधर पॉजिटिव माने, उधर नेगेटिव हो जाएगा। पर जनरल जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जो दुनिया के सब लोग मानते हैं, वही हम भी करने वाले, हम तो कुछ नया करने वाले नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल में राइट साइड पॉजिटिव और वर्टिकल में अपवर्ड पॉजिटिव, मतलब क्या है, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो अगर हम पहले चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी टहलें, तो आप ध्यान रखेंगे कि x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि कि ये जो पहला एरिया है, ये जो रीजन है, इस रीजन में आप इधर भी पॉजिटिव हैं और इधर भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जाएंगे, तो जैसे सेकेंड में जाएंगे, x तो निगेटिव हो गया, x तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, पर y अभी भी पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अपवर्ड हर जगह कहीं पर आप रहिए, y पॉजिटिव होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अपवर्ड y पॉजिटिव होगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के डाउनवर्ड y नेगेटिव होगा। जब भी आपसे y नेगेटिव की बात करें, तो वो ध्यान रखिएगा, वो इस हॉरिजॉन्टल के नीचे ही होगा। अगर आपसे y पॉजिटिव की बात करें, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ही होगा। ऐसे ऐसे अगर हम आपसे बोलें कि वर्टिकल एक्सिस के राइट साइड, वर्टिकल एक्सिस के राइट साइड एक्स पॉजिटिव होता है। वर्टिकल के राइट साइड मतलब ये एक ऐसा लाइन है जिसके राइट देखो तो एक्स पॉजिटिव है और उसके लेफ्ट देखो तो एक्स नेगेटिव है। इधर क्या है, एक्स नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स तो निगेटिव हुआ पर वाई क्या हुआ, पॉजिटिव, और थर्ड में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं, और फोर्थ में आपका एक्स पॉजिटिव वाई क्या होता है, निगेटिव होता है। एक्स पॉजिटिव और वाई क्या होता है, निगेटिव। फर्स्ट का एकदम जस्ट रिवर्स थर्ड होता है, और फर्स्ट का जस्ट रिवर्स क्या होता है, थर्ड, और सेकंड का जस्ट रिवर्स क्या होता है, फोर्थ। जैसे फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं तो थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं, सेकंड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो दूसरा, इसमें फोर्थ में भी एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। सेकंड का रिवर्स फोर्थ और फर्स्ट का रिवर्स थर्ड, एकदम बेसिक। अब ये सब जान के गुरुजी क्या फायदा है, ये तो पहले से भी हमें पता है कि एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में क्या होगा कि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ में क्या होगा कि एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। चार अलग अलग खाने। अब इसी में कोई आपसे अगर कहता है कि कोई एक ऐसा बल हमने लगाया जिसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, तो वो बल किस क्वाड्रेंट में लग रहा होगा। आप यहां समझिए कि एक्स कंपोनेंट जो है वो आपका पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट निगेटिव है, तो आप उससे क्या बोलोगे, आप उससे क्या बोलोगे कि भैया ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लग रहा होगा, ये जो बल होगा वो कुछ ऐसा लग रहा होगा, ये जो बल होगा कुछ ऐसा लग रहा होगा। क्यों, क्यों आपके दिमाग में ऐसा है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आया और वाई कंपोनेंट क्या आया, निगेटिव। एफ एक्स आपका पॉजिटिव और एफ वाई आपका क्या आया, निगेटिव। वो भी किस में पॉसिबल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इससे आप ये भी जान पाएंगे कि कोई भी फोर्स अगर उसका एक्स वाई कंपोनेंट मालूम हो तो किस क्वाड्रेंट में होगा, ये भी आप बता पाएंगे। या हमें ये पता हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये भी आप बता पाएंगे। तो जब आपको चीजें साइन कन्वेंशंस आपको डिटेल में क्लियर रहेगा कि हम क्या मान के चल रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि एक्स आपका राइट साइड पॉजिटिव होगा और वाई आपका क्या है, अपवर्ड पॉजिटिव होगा। तो जब ये सारी चीजें हम मान के चल रहे हैं तो गारंटी है उससे हम ये तय करना आसान हो जाता है कि कोई गिवन फोर्स का एक्स वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये तय करना आसान होता है। या किसी फोर्स का अगर एक्स वाई कंपोनेंट मालूम हो तो वो फोर्स किस क्वाड्रेंट में होगा, ये तय करना बहुत आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही ना। तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साइन कन्वेंशन हमें के सारे हमने फॉर्मेट को बताया, साइन कन्वेंशन के फायदे और नुकसान को बताया कि साइन कन्वेंशंस आपको क्या क्या डिटेल में बता रहे हैं और साइन कन्वेंशन जानने से क्या क्या बातें हो रही हैं। आगे बढ़े। अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या होता है भैया। यहां तक तो सबको ये समझ में आया होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, साइन कन्वेंशन इज दिस। तो साइन कन्वेंशंस के आप बात को समझ लिए। नेक्स्ट आया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन यहीं पर शुरू हुआ कि व्हाट इज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हिंदी में देखा है तो परिणामी क्या है, और परिणामी क्या है, रिजल्ट क्या है। अगर आप रिजल्ट अच्छे से जानते हैं तो रिजल्टेंट बताना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। क्या आपने फोर्स सिस्टम पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फोर्स सिस्टम को अच्छे से पढ़ा कि कब कैसा फोर्स सिस्टम होता है, कब कोलिनियर फोर्स सिस्टम है, कब को प्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम है, कब को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, को प्लेनर नॉन कॉन्करेंट की बात की हमने, और फिर उसी में नॉन को प्लेनर पैरेलल की बात की, नॉन को प्लेनर कॉन्करेंट की बात की हमने, और नॉन को प्लेनर नॉन कॉन्करेंट की बात की। मतलब आपको एक जनरल सेंस में भी हमने फोर्स सिस्टम डिटेल में कराया, सबका कहीं ना कहीं बेसिक एग्जांपल्स आपको बताए और आपने अच्छे से समझा। अब बात आ रही है कि एक बॉडी पर अगर ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं
किसी एक बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, 10 20 50 फोर्सेस लग रहे हैं। और जब ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं एक बॉडी पर, तो उन सब बलों का कुछ तो प्रभाव होगा। कोई अगर आप पर, आप अपने आप को ही फील करिए, क्या है ना कि आप एक कुछ भी बन जाए करिए। रोड की बात करें, आप रोड है। बेंच की बात करें, आप बेंच है। महसूस करिए, अगर आप बेंच है मान लीजिए, और बेंच पर ढेर सारे बल आपके लग रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस आप पर लग रहे हैं, तो कुछ तो होगा। या तो बेंच डिफॉर्म होगा। अब यहां हम रिजिड बॉडी मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो बेंच डिफॉर्म नहीं हो रही। या कार है, कार को हम 10 लोगों ने मिलकर धक्का दिया, मतलब सब लोगों ने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद एक इफेक्ट आया कि कार आगे मूव कर गई। धक्का प्लेट थी। तो जब कार आगे मूव कर गई और सब लोगों ने मिलके फोर्स लगाया, तो अब आप हमें ये बताना चाहेंगे, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि रिजल्ट क्या हुआ। सारे बलों का रिजल्ट यह है कि कार मूव कर गया। अगर कोई एक ऐसा बल होता अकेला, जो उसी एक्सीलरेशन से उसी डायरेक्शन में कार को अकेले मूव करा देता, तो हम क्या कहते। इस अकेले का जो रिजल्ट है वो उन सब का रिजल्ट के बराबर है। सारे किसी एक बॉडी पर लगने वाले ढेर सारे बलों का रिजल्टेंट एक सिंगल फोर्स होता है। एक ऐसा सिंगल फोर्स जिसका इफेक्ट, जिसका प्रभाव जो वो करा सकता है, वही ये सब मिलके करा सकते हैं। तो कभी भी बात है, जैसे आप रिजल्ट अपना देखते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है कि आपकी पूरी कई सालों की, कई, आप उसके पीछे क्या क्या किए होंगे, कई वैलेंटाइन आप क्या किए होंगे क्या, कई वैलेंटाइन को आप सेक्रीफाइस किए होंगे, तब जाके रिजल्ट आया। तो आप क्या कहेंगे कि उन सारी तपस्याओं का, उन सब का रिजल्ट ये है। क्यों? क्योंकि उन सब का प्रभाव जो हो सकता था, वो रिजल्ट अकेले वही प्रभाव दे रहा है। तो रिजल्टेंट एक ऐसा फोर्स की बात ही मत करिए, वो वेलोसिटी भी हो सकती है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन भी हो सकता है, रिजल्टेंट मोमेंटम भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो रिजल्टेंट एक ऐसा सिंगल फोर्स है जिसका प्रभाव उन बल समूह के प्रभाव के एग्जैक्टली सेम होता है। अगर उस अकेले का प्रभाव इन कंबाइंस के इफेक्ट के बराबर है, तो इन कंबाइंड का रिजल्टेंट वो अकेला है। बात समझ में आई? एकदम आसान तरीके से समझिए कि रिजल्टेंट कुछ है नहीं, एक ऐसा अनोखा बल है, एक ऐसा बल है जिसका प्रभाव अकेले वही कर सकता है जो सब लोग मिलके कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट किसी बल समूह का, किसी सिस्टम ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट एक ऐसा सिंगल फोर्स होता है जिसका इफेक्ट उस सिस्टम ऑफ फोर्स के इफेक्ट के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर हो गई सारी बात? अब इसको थोड़ा सा ध्यान, कैसे निकाला जाए और क्या क्या बातें की जाए, तो वो हम सब लोग डिटेल में कर लेंगे, पर अभी थोड़ी सी बात करते हैं। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स हेडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, फोर्स है तो अच्छी बात है। यहां हम वेक्टर की बात नहीं करेंगे, यहां हम सब लोग वेलोसिटी एक्सीलरेशन की बात नहीं करेंगे, यहां सिर्फ फोर्स की बात। तो रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसा इकलौता बल है। Resultant force is a single force which replaces the given system of force and produces same effect on the body. तो रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसा बल है जिसको अगर सिस्टम ऑफ फोर्स की जगह हम रिप्लेस कर दें, तो वही प्रभाव डेवलप करेगा जो कि सिस्टम ऑफ फोर्स डेवलप कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स, एक ऐसा बल which replaces the given system of force, जो given system of force को replace कर सकता है and produces same effect on the body.
जैसे एक बॉडी थी आपके पास, इस पर F1 लगाए, F2 लगाए, F3 लगाए, सिस्टम ऑफ फोर्स हुआ। F1 लगाए, F2 लगाए, F3 लगाए, और ऐसा नहीं कि 3 ही लगे, 10-20 लग सकता है। तो F1, F2, F3 ये लगे, और एक ऐसा बल आए जो आपका एक सिंगल फोर्स आए, इसकी वजह से जो इफेक्ट हो, जो भी इसका इफेक्ट हो, वही सेम इफेक्ट इसका भी हो, तो हम कहेंगे इन तीनों का, हम क्या कहेंगे कि इन तीनों का रिजल्टेंट ये अकेला फोर्स है। उसकी इक्वल नहीं है। इक्वल कैसे हो सकता है भाई? 10 लोग मान लीजिए जितना काम कर सकते हैं वो कोई अकेले कर दे, तो हम कहेंगे यार ये तो इसके एक रिजल्टेंट है। ये थोड़े कहेंगे कि ये दोनों बराबर है, ये थोड़े कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। बात समझ में आ रही है ना? चलो भाई, तो अब हम सब लोग और आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट फोर्स इज एक अकेला बल। रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स which replaces the given system of force, जो given system of force को replace करता है and produces same effect on body, और वो बॉडी पर सेम इफेक्ट डेवलप करता है। सेम इफेक्ट उस पर क्या करता है? डेवलप करता है। आगे इक्विवेलेंट। नेक्स्ट आपका क्या है? इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट क्या है भाई? रिजल्टेंट तो आप समझ गए। रिजल्टेंट क्या बताया? ये तय किया कि हम एक ऐसे बल हैं, एक ऐसे हम बल हैं जो अगर अकेले लग जाएं तो वही कर दिखाएंगे जो सब मिलके कर रहे हैं। तो सबके इक्विवेलेंट हम अकेले, सबका रिजल्टेंट हम अकेले, वही कर सकते हैं जो सब लोग मिलके कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट का हिंदी अगर देखें तो साम्यांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साम्यांक। अब क्वेश्चन मार्क यहीं पर है कि साम्यांक क्या है। तो एक ऐसा बल जो आए और पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम मिला दे। इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, एक ऐसा सिंगल फोर्स है जिसके लग जाने से, अगर वही बॉडी पर लग जाए तो पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। जैसे हमें 10-20 लोग खींच रहे थे और हमारी किसी तरफ टेंडेंसी थी हम मूव करने की, बस इस कोई एक अकेला आया और पकड़ लिया कि जाने नहीं देंगे, तो इसका क्या मतलब है कि वो अकेले आके हमको इक्विलिब्रियम मिला दिया। तो इक्विवेलेंट एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा सिंपल फोर्स है जिसके अप्लाई कर देने से बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अब कैसे ही होगा? एक सोच की बात करते बहुत सिंपल तरीके से। अगर ढेर सारे बल लग रहे थे, हाँ लग रहे थे, ढेर सारे फोर्सेस का एक इकलौता क्या आया? एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स है जिसने कहा कि सबको क्यों लगा रहे हो, हमें अकेले लगा दिए होते, वही प्रभाव डेवलप कर देते। तो रिजल्टेंट एक ऐसा बल है जिस जो क्या होगा, पूरे सारे सिस्टम्स के फोर्सेस को अकेले वही प्रभाव डेवलप कर देगा। और इक्विवेलेंट ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट एक ऐसा फोर्स है कि जिसको अगर लगा दिया जाए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो आप बताइए, सबका रिजल्टेंट एक अकेला आर मान लो, इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब जो एक सिंगल फोर्स आप लगाएं वो टोटल जितने फोर्सेस उनके रिजल्टेंट के इक्वल हो, और क्या हो, अपोजिट हो और कोलिनियर हो। भाई ढेर सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट आया आर, और रिजल्टेंट कह रहा है कि सब बलों का हम अकेला प्रभाव आपको बता रहे हैं। तो इक्विवेलेंट कह रहा है कि हम अगर आए ना तो आपको हम बैलेंस कर देंगे। तो इक्विवेलेंट हमेशा क्या होगा कि वो उन सिस्टम ऑफ फोर्सेस के रिजल्टेंट के इक्वल ही होगा, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो इक्विलिब्रियम नहीं ला पाएगा। भाई आप एकदम सिंपल तरीके से समझिए कि एक कोई बॉडी थी, इस पर ढेर सारे बल ऐसे टेढ़े मेढ़े इधर उधर कुल लगे, और इसका रिजल्टेंट आपने बॉडी पर कहा कि रिजल्टेंट ये है।
रिजल्टेंट बोलने का सेंस ही था कि इसका प्रभाव इसके प्रभाव के बराबर है। तो इक्विलिब्रियम में कब आएगा? इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब इसी के इक्वल, ये इक्विवेलेंट है, ये क्या है? इक्विवेलेंट। और ये क्या है? रिजल्टेंट। ये आपका क्या है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या कहता है कि सारे फोर्सेस का इफेक्ट हम अकेले बताएंगे, और इक्विलिब्रियम कहता है कि हम अगर अकेले लग जाएं तो पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इक्विलिब्रियम ये कहता है कि हम भी लग जाएं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिंगल फोर्स है जिसके अप्लाई कर देने से सिस्टम क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है, सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है। और ये तभी संभव है, सोच के हिसाब से ये तभी संभव है जब इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट के इक्वल हो, अपोजिट हो। अगर ये 5 वो भी 5, ये इधर की तरफ तो वो इधर की तरफ, और उसी लाइन में हो, तो इक्विलिब्रियम हमेशा रिजल्टेंट के इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर होता है। इक्विवेलेंट हमेशा रिजल्टेंट के इक्वल होता है, उसके बराबर होता है, अपोजिट और कोलिनियर होता है। अब यहीं से एक बात और आप बताइए, अगर कोई एक आपकी बॉडी थी, इस पर ढेर सारे बल लग रहे थे और रिजल्टेंट आया ऐसे, तो इक्विवेलेंट आप खुद ही कहोगे गुरुजी इक्विवेलेंट ये होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा? ये होगा। अगर हम इसको क्वार्टिजन सिस्टम, तो आर रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, रिजल्टेंट अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इक्विवेलेंट हमेशा 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 इक्विवेलेंट क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इक्विवेलेंट हमेशा क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। हमने आपको पहले बता रखा है कि फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो अगर रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इक्विवेलेंट हमेशा क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसका दूसरे तरीके से भी, अगर आपका इक्विवेलेंट थर्ड में है तो रिजल्टेंट फर्स्ट में होगा। वे उल्टा भी तो बोल सकते हैं। तो हम दोनों नहीं निकालने वाले हैं, हम सब लोग क्या करेंगे कि रिजल्टेंट ही निकालेंगे, और रिजल्टेंट निकालने के बाद उसी के अपोजिट उतना ही बल अगर लगा दें उसके विपरीत दिशा में, तो हम तय कर लिए कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो हर बार रिजल्टेंट निकालो उसी के अपोजिट, उतना ही 10 किलो न्यूटन रिजल्टेंट आया तो इक्विलिब्रियम भी 10 किलो न्यूटन ही होगा, उतना ही आप रिवर्स लगा दो। अगर रिजल्टेंट फर्स्ट में आया तो आप इक्विलिब्रियम के लिए थर्ड में लगा दो, थर्ड की डायरेक्शन में लगा दो। बात समझ में आ रही ना? तो ये ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम हमेशा रिजल्टेंट के इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर होता है। ठीक है, तो अब हम सब लोग थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं। यहां तक शायद हो गया था। इक्विवेलेंट क्या है, साम्यांक क्या है? इक्विवेलेंट क्या है? तो इक्विवेलेंट के बारे में बात, इक्विवेलेंट ध्यान रखिए, इक्विवेलेंट आपका रिजल्टेंट क्या बोले? इज अ सिंगल फोर्स। इक्विवेलेंट इज अ एक इकलौता बल। इक्विवेलेंट इज अ सिंगल फोर्स व्हिच ब्रिंग्स द सिस्टम इनटू इक्विलिब्रियम। इक्विवेलेंट एक ऐसा सिंगल फोर्स है जो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ले आता है। तो फिर से, इक्विवेलेंट इज अ सिंगल फोर्स व्हिच ब्रिंग्स द सिस्टम इनटू इक्विलिब्रियम, जो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ले आता है। दस इस प्रकार इक्विवेलेंट इज दस इस प्रकार इक्विवेलेंट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, equivalent is equal in magnitude and opposite in direction and collinear to the resultant force। तो equivalent जो होता है, equivalent हमेशा क्या होता है? equivalent इज क्या होगा? इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होगा डायरेक्शन में, एंड कोलिनियर।
कोलिनियर टू द रिजल्टेंट। देखिए काफी कुछ मैकेनिक्स फिजिकल बेसिस भी है, हम सब लोग काफी कुछ ऑब्जर्वेशन पे, और न्यूटन्स के आपको तीनों लॉज जान लेंगे, ऑब्जर्वेशनल लॉज है, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ऐसे पूरी मैकेनिक्स आपका क्या होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन बेस है जो आपको अच्छे से चीजें समझ में आती। तो आप सोचिए कि रिजल्टेंट एक ऐसा बल था जो सारे बलों का प्रभाव अकेले डेवलप कर रहा था, और इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऐसा था जो अकेले आ जाए तो नेट जीरो कर देगा। तो इसलिए आपने कहा कि इक्विवेलेंट जो होगा वो हमेशा रिजल्टेंट के इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर होगा। तो thus equivalent is equal in magnitude, opposite in direction and collinear to the resultant। जैसे मान लीजिए ये रिजल्टेंट अगर है, अब इसमें देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट से दिखा है, तो इक्विवेलेंट जो होगा वो हमें, सॉरी थर्ड में, वो फोर्थ में दिखाया गया, तो ध्यान रखिएगा इक्विवेलेंट जो होगा वो सेकेंड में होगा, इक्वल ही होगा, उतनी ही बड़ी लंबाई होगी। अपोजिट होगा और क्या होगा, कोलिनियर, एक ही लाइन में होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां तक सारी चीजें हमने आपको डिटेल में करा दी कि साइन कन्वेंशन क्या है, रिजल्टेंट क्या है, इक्विवेलेंट क्या है। अगर कभी रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो इक्विवेलेंट हमेशा फर्स्ट में आएगा। ये सारी चीजें आपको हमने ऑब्जर्वेशनल बताया। अब नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकालने का तरीका, मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रिजल्टेंट। और पहला आपका एनालिटिकल मेथड कि आप न्यूमेरिकल अप्रोच से कैसे निकालें, और दूसरा आपका ग्राफिकल मेथड। तो एनालिटिकल और ग्राफिकल हम आपको डिटेल में कराएंगे, हर एक बातों को आप समझेंगे, और फिर हम सब लोग इसी में पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी पढ़ेंगे। फिर आपका आसान आसान धीरे धीरे एक एक पॉइंट पैरेललोग्राम लॉ के सारे हम केसेस भी करा देंगे, फिर बातें लामी, और फिर धीरे धीरे चीजें खत्म होने की स्थिति में होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप सब लोग ने इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट के बारे में अभी जाना है, हाउ टू कैलकुलेट के बारे में अभी बात नहीं हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब लोग जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट करें, क्या क्या अप्रोच हो सकता है, किस कंडीशन में कौन सा अप्रोच बेहतर रहेगा। तो सारी बातें, जब ये बातें तब सही होती, आप ये जान पाते कि कौन सा अप्रोच कब बेहतर होगा, ये तब जान पाते जब आप सबको जाने, जब आप सारे अप्रोच को आसानी से जानते रहें, तो आप अपने आप से ही जज कर लेंगे, अरे ये वाला तो आसान था, ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते, फिर मिलेंगे। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, लगातार रेगुलर क्लासेस करते रहें, जो भी क्लास अटेंड करें रेगुलर करें, समझदारी आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें।